हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ माकोतो युकिमुरा के प्लैनेट इज इस मांगा के बारे में। प्लैनेट इज एक हार्ड साईफाई मांगा है और जो स्पेस की स्टोरी बताती है। और सच कहूँ तो आज तक मैंने जितने भी सिक्वेंशियल आर्ट मीडियम्स कंज्यूम किए हैं, वो चाहे मांगा हो या कॉमिक्स हो, कुछ भी हो, ग्राफिक नॉवेल्स हो, उसमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी अगर कोई रहेगी तो वो ये है। और इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड में बताता हूँ इसका। तो ये 1999 टू 2004 में पब्लिश हुई थी, सीरियलाइज की गई थी और इसके 4 कुछ वॉल्यूम्स थे। और अब ये डार्क हॉर्स के 2 ओमनिबस वॉल्यूम्स में आता है। और मेरा बहुत टाइम से मुझे पढ़ना था, बट वॉल्यूम 2 जो है वो आती जाती रहती है स्टॉक में, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। फाइनली मुझे बहुत अच्छी डील मिली अमेज़ॉन पे और फिर मैंने इसे कंज्यूम किया। तो प्लैनेट की जो स्टोरी है वो बहुत सारे टाइप्स की उसकी जॉनरास है उसमें। वो सबसे पहले तो वो हार्ड साईफाई है, उसके बाद वो स्लाइस ऑफ लाइफ है, फिर उसके बाद हम उसे एग्जिस्टेंशियल हॉरर में भी डाल सकते हैं, उसके बाद ड्रामा में भी डाल सकते हैं, रोमांस में भी डाल सकते हैं और एक्शन में भी डाल सकते थे, जो कि काफ़ी क्या कहते हैं, सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा था ये बहुत कुछ बोरिंग सी, बहुत स्लो बर्न टाइप की कुछ स्टोरी रहेगी, बट वैसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि हमारी स्टोरी जो है वो 2070 में ओपन होती है और 2070 में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल जो है वो शुरू हो गया है। जो भी ह्यूमैनिटी है या मैनकाइंड है वो अभी इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल करने लगी है। और ज़्यादा स्पेस ट्रैवल की वजह से क्या होता है, तो अर्थ का जो ऑर्बिट है, अभी मैनकाइंड ने कुछ प्लैनेट्स को इनहेबिट भी कर लिया है, कॉलोनाइज भी कर लिया है। इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी फेलियर से एक्सीडेंट्स हुए रहते हैं उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, उनका जो स्पेस डिब्री जो रहता है, जो भी कचरा वगैरह है, वो अर्थ के ऑर्बिट में और स्पेस में घूमता फिरता रहता है। और ये सब जो कचरा है वो अभी इस पूरी जो ट्रैवल है या ट्रांजिट जो है इंटरप्लैनेटरी, उसमें बहुत सी बाधाएं ला सकता है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे, हाई वेलोसिटी पे ये स्पेस डिब्री जो है वो घूमता रहता है अर्थ के ऑर्बिट में और इससे बहुत से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस कचरे को क्लीन करने के लिए इंटरप्लैनेटरी गवर्नमेंट या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या करती है, तो एक टीम बनाती है कुछ कचरा कलेक्टर्स की, गार्बेज कलेक्टर्स की। और हमारी स्टोरी जो है वो इन गार्बेज कलेक्टर्स की स्टोरी ही है कि किस तरह से उनकी डे टू डे लाइफ जो है वो कैसे चलती है, किस तरह का कचरा उनके स्पेस में रहता है, उनको स्पेस में मिलता है। और स्लाइस ऑफ लाइफ होने की वजह से उनकी लाइफ में क्या क्या उनके ड्रीम्स है, क्या क्या उनके इश्यूज है और वो किस तरह से इन सब को रिकंसाइल करते हैं, इसकी स्टोरी इसमें बताई गई है। तो सब बहुत ब्रॉड आइडियाज इसमें एक्सप्लोर किए गए हैं। तो हमारे 3 मुख्य किरदार हैं। एक है यूरी जो रशियन एस्ट्रोनॉट है, एक है फी जो लड़की है वो साउथ अमेरिकन है, और हमारा नैरेटर जो है वो है हाची जो है वो बहुत ही एम्बिशियस लड़का है और उसको जुपिटर मिशन जो होने वाला है मैनकाइंड का, जुपिटर को कॉलोनाइज करने का, जुपिटर के जो भी रिसोर्सेस है वो माइन करने का, तो उसका जो फर्स्ट जो टीम जाने वाली है उसको लीड करना चाहता है हाची। और ये पूरी स्टोरी हाची नैरेट करता है। तो इन सब के स्टोरीज़ पहले हमको वॉल्यूम 1 में समझती है, फिर बाकी के जो साइड कैरेक्टर्स है उनकी स्टोरीज़ है। और मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता इस पूरी स्टोरी में, तो मैं सिर्फ थीम्स वगैरह के बारे में बात करूँगा, मैं कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहले स्पेस, जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि स्पेस बहुत बड़ी जगह है, एक वैक्यूम है बहुत बड़ा, और स्पेस को लेकर एक एग्जिस्टेंशियल फियर है हम लोगों का
कि इतने वास्टनेस में, इतने बड़े वैक्यूम में हम लोगों की क्या जगह है और हम लोग किस, मतलब हमारी कुछ वैल्यू है कि नहीं इस पूरे यूनिवर्स में। ये एक एग्जिस्टेंशियल फियर है हमारा। सेकेंड क्या है कि इको, तो इसमें इकोज़म को भी टच किया गया है कि ह्यूमैनिटी ने अर्थ के रिसोर्सेज तो डिप्लीट कर लिए हैं, फ्यूल वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, अभी वो मून और जुपिटर, मार्स, इन सब का रेप करने की कोशिश कर रही है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स है इको टेररिस्ट के, इंटरप्लैनेटरी इको टेररिस्ट के, वो अपनी फिलोसॉफी या अपने आइडियलिज्म को इसमें प्रेजेंट करते हैं, आइडियल्स को प्रेजेंट करते हैं। वो भी काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो है कि हम लोगों के जो डिफ़िकल्टीज रहती है लाइफ में या ड्रीम्स जो रहते हैं उसके बारे में बात की है, बट मैं वो भी नहीं स्पॉइल करना चाहता, तो मैं एक अलग तरीके से इसके बारे में बात करता हूँ। तो कुछ दिन से मैंने मेरी ओलिवर की पोइट्री पढ़ी बहुत, और एक चीज़ मुझे कॉमन थ्रेड मिली मेरी ओलिवर की पोइट्री में और इस स्टोरी में, वो ये है कि जो अफर्मेशन जो है लाइफ को लेकर, ड्रीम्स को लेकर, मैनकाइंड को लेकर और होप को लेकर बहुत सुंदर तरीके से मेरी ओलिवर अपने पोइट्री में लिखती है। और उससे भी सुंदर तरीके से स्पेस, मतलब क्या स्पेस का जो रोमांटिसिज्म है और जितने भी ये एग्जिस्टेंशियल हॉरर वगैरह जो है हमारा, या ड्रेड जो है स्पेस को लेकर, उसको रोमांटिसाइज करके स्पेस एक कितनी ब्यूटीफुल जगह है और हम लोगों को एज ए ह्यूमैनिटी स्पेस को टच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और एक प्रोमीथियन होना या ना होना ह्यूमैनिटी का अच्छी बात है कि नहीं, इस सब्जेक्ट मैटर को भी इसमें बहुत सही तरीके से टैकल किया गया है। और ये सब मैं बहुत ब्रॉड स्ट्रोक्स में बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके शेल्फ पे कोई बुक रहे या ना रहे, मुझे लगता है कि प्लैनेटीज़ हर किसी ने अपने लेट 20s में इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस फेज से मैं अभी गुजर रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ पढ़ता जिसका मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता जितना प्लैनेटीज़ का हुआ है। क्योंकि लाइफ का जो असर्शन है और जो आपको जो थ्रेड्स चाहिए रहते हैं डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ के, वो इन सभी स्टोरीज से आते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से ऑथर ने, मांगाका ने इसको एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लोर किया है, और इतना अच्छे तरीके से वो अफर्मेशन ऑफ लाइफ बताया है कि पार्ट 1 जब मैंने पढ़ा तो एटलीस्ट 3 इंस्टेंसेस पे मेरे आंखों में आंसू आ गए। लाइक आई हैव रेड नथिंग लाइक इट फ्रॉम मेनी डेज इन मांगा एटलीस्ट। तो बाकी तो मेरे साइफाई रहती है, अच्छी साइफाई पढ़ता हूँ मैं, बट स्टिल तो ये सब थीम्स इसमें है। और वही कि स्पेस को रोमांटिसाइज करना या स्पेस का रोमांटिसिज्म मेरे लिए काफ़ी नया था। स्पेस का हॉरर जो है या स्पेस का ड्रेड जो है वो मेरे लिए काफ़ी कॉमन ट्रोप है, क्योंकि मैं मूवीज़ भी उसी तरह की देखता हूँ। बट सच में ये कुछ तो अलग है, और मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लाइफ टाइम में प्लैनेटीज़ एक बार तो डेफिनेटली पढ़िए। इसका एनीमे मैंने नहीं देखा, पर एनीमे में बहुत से चेंजेस हैं, तो पता नहीं कैसा क्या है उसमें। नेक्स्ट जो है वो ये सब प्लॉट का था। इसका आर्ट जो है, आर्ट भी जितना इसका प्लॉट स्ट्रेंथ है प्लॉट की, उतनी स्ट्रेंथ इसके आर्ट में भी है। और विनलैंड सागा के मांगाका ने इसे बनाया है, तो आपको पता है कि उनका आर्ट कितना बढ़िया रहता है। तो ये आर्ट भी उसी तरह का है, और उनके कैरेक्टर्स बहुत अलाइव लगते हैं, बहुत लाइवली लगते हैं, बहुत रियल लगते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ ये है स्पेस शटल से या स्पेस के आर्ट वर्क है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से उन्होंने ड्रॉ किए, बहुत रियल लगते हैं। और ये हार्ड साइफाई होने की वजह से इसमें कुछ
फैंटास्टिकल एलिमेंट्स मुझे मिले नहीं, बट जब भी स्पेस की बात होती है तो सरियलिज्म आता है, सरियलिज्म आता है तब ड्रीम्स की बात होती है, ड्रीम्स की बात होती है तो डेविड लिंच की भी मैं बात करता हूँ। तो इसमें बहुत से लिंकियन इंस्टेंसेस मिले मुझे। तो जो ड्रीम सीक्वेंसेस हैं या फिर हाची जो है, हाची का जो एग्जिस्टेंशियल एक स्ट्रगल है खुद के अंदर, उसके कुछ सीन्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें ड्रॉ किए गए हैं। और उसमें मतलब सिर्फ 2 कलर्स का यूज़ करके किस तरह से एक ब्रॉडर सरियलिस्ट आर्टवर्क बनाया जा सकता है, इसका प्राइम एग्जांपल मुझे अगर किसी को दिखाना होगा तो इसके कुछ सीक्वेंसेस में दिखाऊंगा। साथ ही में इसका फ्लो बहुत बढ़िया है, ये कहीं पे भी ड्रैग नहीं करती, क्योंकि इसका आर्टवर्क और स्टोरी दोनों को भी बहुत बैलेंस आउट करते हैं। और मेरे पास डार्क हॉर्स की कॉमिक्स भी है और ओमनीबसेस भी है मांगा के, पर ये जो ओमनीबस है ये हार्ड कवर भी नहीं है, ये सॉफ्ट कवर है, पेपर बैग से, पर इनकी जो क्वालिटी मिलती है, जो प्राइस हम पे कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती थी, बट हमें बहुत कम कॉस्ट, मतलब बहुत रिजनेबल कॉस्ट में ये बुक्स मिलती है। क्योंकि इसमें पार्ट 1 में मतलब ओमनीबस 1 ओमनीबस 2 में 24 टोटल फेजेस है, मतलब कि चैप्टर्स है, उनको फेज कहा गया है इसमें। और हर चैप्टर में 4-5 कलर पेजेस रहते हैं जो काफ़ी थिक है और बहुत ब्यूटीफुल कलर पेजेस है। और मेरा तो हर टाइम का रहता है, अगर मांगा में मैं कलर पेज देखूँ तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि पूरी मांगा कलर क्यों नहीं है, ठीक है। और जो ब्लैक एंड वाइट पेजेस भी है या फिर मोनोक्रोम वाले पेजेस जो है वो भी बहुत थिक है। और मेरे जो बर्जर के डिलक्स एडिशन से उस क्वालिटी की ये पेजेस मुझे लगे, तो बहुत चीप मतलब रीज़नेबल रेट में हमको इस क्वालिटी के पेपर बैग्स और ओमनीबस मिल रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली इसको हर लेवल पे ये परफेक्ट मांगा कह सकता हूँ मैं, और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा। मेरे जो यंग व्यूवर्स हैं मैं उन्हें नहीं रिकमेंड कर सकता, मैं मेरे छोटे भाई को भी ये नहीं रिकमेंड कर सकता, क्योंकि आपके लिए ये वेस्ट है, आपको नहीं समझेगी ये स्टोरी। इस स्टोरी को समझने के लिए आपको एक लाइफ जीनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आपको 25 का एज का होना चाहिए, आपको इसके ब्रॉडर आइडियाज़ और इसकी जो ब्यूटी जो है इसकी समझने के लिए, या मेरी ओलिवर की पोइट्री समझने के लिए आपको एक उस लेवल की मैच्योरिटी चाहिए। तो जो भी मेरे ओल्डर व्यूवर्स है जो अर्ली 20s या लेट 20s में, उनके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। बस प्लांटीज मेरी काफ़ी फेवरेट मांगा है अभी, और मैं इसे बर्जर के बाद इसे प्लेस कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।